वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सेकेंड पॉइंट यानी किसी वेक्टर को दो भागों में तोड़ना, एक वेक्टर को दो भाग में तोड़ना यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आज पढ़ेंगे। और पिछले दिन हमने यस्टरडे वी हैव एडेड टू वेक्टर्स, पिछले दिन हमने दो वेक्टरों को जोड़ के एक बनाया था। आज एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये हमें दिया हुआ है वेक्टर ए, आज इसे हमें तोड़ना है दो वेक्टरों में। तो आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई क्वेश्चन में किसी एक वेक्टर से काम नहीं चलेगा तो उसे हम रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे, उसका वियोजन करेंगे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। अगले चैप्टर में आप देखेंगे जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें कई ऐसे हेडिंग मिलेंगे जिसमें एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजोल्यूट करना रहेगा। तो आइए देखते हैं किसी वेक्टर को तोड़ा कैसे जाता है। हम किसी वेक्टर को रिजोल्यूशन करेंगे, दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे, और फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे दो से अधिक डायरेक्शन में हम एक वेक्टर को तोड़ेंगे। आज हम किसी वेक्टर को सिर्फ दो डायरेक्शन में तोड़ना सीखेंगे। तो आइए डिफिनीशन क्या है, वेक्टर का वियोजन किसे कहते हैं, अगर डिफिनीशन की बात करें तो आइए देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक वेक्टर आपको वेक्टर ए दिया है और मैं कह रहा हूं इसको इन दो डायरेक्शन में तोड़ना है, और इन दो डायरेक्शन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण है। हो सकता है इस वेक्टर को ऐसे दो डायरेक्शन में तोड़ना हो कि जिनके बीच का एंगल, जैसे ये मान लीजिए एक डायरेक्शन है एक डायरेक्शन ही है, जिन डायरेक्शनों में इसको तोड़ना हो उनके बीच का एंगल थीटा न्यून कोण, एक्यूट एंगल हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर केस में आपको तोड़ना आ जाएगा, विश्वास रखिए। और तीसरा केस, अगर आपको किसी वेक्टर को ऐसे दो डायरेक्शन में तोड़ना हो जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, एक वेक्टर को हम दो डायरेक्शन में तोड़ना है, उन डायरेक्शनों के बीच का एंगल क्या है, एक 90 से ज्यादा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। एक वेक्टर को हमें ऐसे दो डायरेक्शन में तोड़ना है जिनके बीच का एंगल 90 से कम है, एक्यूट एंगल। और एक वेक्टर को ऐसे दो डायरेक्शन में तोड़ना है उनके बीच का एंगल, उन डायरेक्शनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तीन केस है, ये दोनों केस एक ही में, यहीं से समझ में आपको आ जाएगा। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज हमें एक वेक्टर को इसको इन दो डायरेक्शन में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, कैसे रिजोल्यूट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इस वेक्टर के एरो से, जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर के एरो से किसी एक दिशा के समांतर रेखा खींच देते हैं। खींचो भाई, इस डायरेक्शन के समांतर एक लाइन खींचिए, इस डायरेक्शन के समांतर। सॉरी दोस्तों, दोबारा देखिए, इसके हेड से इस डायरेक्शन के समांतर एक लाइन खींच देनी है, पैरेलल लाइन, और फिर इसके हेड से ही इस डायरेक्शन के पैरेलल लाइन खींच देनी है। ये दोनों पैरेलल लाइन जहां पर उन डायरेक्शन को कट कर रही हैं वहां पर आप ऐसे डॉट मार्क कर दीजिए। अब इस वेक्टर के हेड से हो गया ना दो लाइनें, अब आ जाइए टेल पे, मेन वेक्टर पे। मेन वेक्टर, इसे मुख्य वेक्टर कहते हैं। अब मेन वेक्टर के टेल से यहां तक जो वेक्टर बनेगा, यहां तक जो वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर ये कहलाएगा इसका पहला टुकड़ा, और ये वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा ये कहलाएगा इस वेक्टर का दूसरा बच्चा। दो बच्चे हैं इसके, और दोनों बच्चे आप देख पा रहे हैं। पहला बच्चा कौन है, चलो ये दूसरा वाला है, और पहला वाला इसका बच्चा कौन है, ये वाला। तो मेन वेक्टर को आपने दो वेक्टरों में तोड़ दिया, इसे ही कहते हैं कि आपने वेक्टर को तोड़ दिया। अच्छा, एक चीज आपसे ये पूछा जाए, अगर इसके ये दोनों वियोजित भाग हैं यानी टुकड़े हैं, तो क्या इनको ऐड करने पर ये आ जाएगा? आना ही चाहिए।
तभी तो माना जाएगा कि आपने इसको तोड़ा है दो भाग में। जैसे आप किसी चीज को, जैसे 5 को आपने लिखा 2 + 3, तोड़ दिया ना दो भाग में, तो आप कब ये माना जाएगा कि 5 को आपने तोड़ दिया है? जब इन दोनों का सम इफेक्ट इसके बराबर हो। तो इसका मतलब आपने 5 को तोड़ा है। क्या अभी भी आपने 5 को तोड़ा है? नहीं। क्या इन दोनों का इफेक्ट इसके बराबर है? तो इसे तोड़ना नहीं कहेंगे, इसे तोड़ना कहेंगे। तो तोड़ना कब कहते हैं? जब मेन वेक्टर के जो बच्चे आए हैं उनका सम इसके बराबर, तभी तो ये दोनों इसके टुकड़े माने जाएंगे। तभी तो ये माना जाएगा कि आपने इसका रिजोल्यूशन किया है, वियोजन किया है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं क्या इन दोनों के ऐड करने से ये आएगा। आओ चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने दो वेक्टरों का एडिशन पढ़ा है ना, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, उसको जरा देख के आइएगा पिछले वीडियो को। अब ये बताइए, अगर ये वेक्टर, चलिए ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, इस टुकड़े को हम मान लेते हैं वेक्टर, कुछ मान लीजिए इसको A1 वेक्टर मान लीजिए, ये टुकड़ा को A2 वेक्टर मान लीजिए। मुझे ये बताइए A2 वेक्टर जो ये है, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो इस आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। इसकी लंबाई कितनी है? A2, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? A2। अगर मैं अपनी तरफ से एक वेक्टर ऐसे तैयार करूं, अपनी तरफ से मैंने ये तैयार किया है, तो मुझे आप लोग बताएंगे ये वेक्टर क्या होगा जिसकी लेंथ एग्जैक्टली इतनी है A2 और इसकी डायरेक्शन भी इधर मैंने लिया है, तो ये दोनों समान वेक्टर हो जाएंगे। दो वेक्टर समान कब होते हैं? जब दोनों की दिशाएं सेम हो, मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर अगर वेक्टर A2 है तो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा? वेक्टर A2। ठीक, अब ये बताइए जरा इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पहला वेक्टर वेक्टर A1 है, उसके हेड से कौन कनेक्ट है? दूसरा घटक, दूसरा वियोजित भाग। पहला वियोजित भाग है, उसके आगे से दूसरा वाला कनेक्टेड है। अगर मैं पहले के पूंछ से टेल से अंतिम के एरो को मिला दूं, तो ये जो आता है आपने पढ़ा है, इन दोनों वेक्टरों का सम होता है। यानी वेक्टर ए जो आया वो किसके बराबर है? दिस प्लस दिस, वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 के। देखो हो गया साबित। इसका मतलब आपने इसको, ये वेक्टर A इन दोनों के सम के बराबर है, इसका मतलब आपने इस वेक्टर को इन दोनों में क्या किया है? तोड़ा है। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि हमने सही तोड़ा है। इस वेक्टर को दो भागों में हमने तोड़ा है और गलत नहीं तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? सही तोड़ा है, अच्छे से तोड़ा है। यानी तोड़ने का जो मिशन है वियोजन करने का, वो सक्सेसफुल रहा। तो आज के बाद कभी भी अगर किसी वेक्टर को आपको दो भागों में, दो दिशाओं में तोड़ना हो तो क्या करेंगे? जैसे ये वेक्टर है, इसको दो दिशाओं में तोड़ना है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में तोड़ना है और एक इस डायरेक्शन में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे बताओ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप किसी वेक्टर को अगर तोड़ना है दो भागों में, मैं दोबारा तोड़ के दिखा रहा हूं क्या करेंगे। तो इस वेक्टर को इन दो दिशाओं में तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मेन वेक्टर जो है, मेन वेक्टर, इसके हेड से एक किसी डायरेक्शन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, समांतर रेखा खींच देनी है। खींच दो भाई, इसके समांतर रेखा हो गई? नहीं हुई? हो गई। और फिर इसके एरो से दूसरी वाली डायरेक्शन के समांतर, इसके हेड से, मेन वेक्टर के हेड से, मेन वेक्टर के कहां से? मेन वेक्टर के कहां से? हेड से एक डायरेक्शन के पैरेलल लाइन खींच देनी है। फिर इसके हेड से दूसरे डायरेक्शन के पैरेलल लाइन खींचनी है। आओ खींचते हैं, खींचो भाई, इसके पैरेलल लाइन खींच दिया। अब आप क्या करेंगे? इसके बाद जहां पर ये दी हुई दिशाओं को ये कट करे वहां पे डॉट बना लीजिए।
अब आ जाइए मेन वेक्टर के टेल, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर होगा दोस्तों, ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर, ये पहला इसका वियोजित भाग माना जाएगा, पहला इसका वियोजित घटक, पहला इसका घटक माना जाएगा, सॉरी क्या माना जाएगा इसका, ये घटक माना जाएगा। तो पहला घटक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है, ये इसका पहला घटक माना जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं शेप ले लेता हूं। ये इसका पहला वाला हो गया, ये वाला जो ब्लू वाला है इसका पहला वाला टुकड़ा हो गया, और ये जो दूसरा वाला आपके सामने मैं बना रहा हूं ये दूसरा टुकड़ा हो गया। तो इस तरह से इसके कई टुकड़े आ गए दोस्तों, 2 टुकड़े, पहला ये टुकड़ा, पहला ये वियोजित घटक है, ये पहला घटक है, ये समझ गए आप लोग, वियोजित घटक बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, वियोजित घटक। और दूसरा वियोजित घटक आपका ये रहा, बहुत अच्छी बात, 2 वियोजित घटक आ गए, ये और ये। अच्छा, वियोजन की डिफिनीशन क्या होगी, वेक्टर का वियोजन का मतलब, जब किसी वेक्टर को ऐसे 2 टुकड़ों में, ऐसे 2 दिशाओं में तोड़ दिया जाए, जब किसी वेक्टर को किन्हीं 2 दिशाओं में इस तरह से तोड़ा जाए, वियोजित किया जाए, ऐसे 2 वेक्टर पाए जाए कि उन दोनों का संयुक्त प्रभाव आपके दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, तो वे दोनों वेक्टर इसके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वेक्टर का वियोजन कहते हैं। यदि किसी वेक्टर को 2 दिए हुए दिशाओं में ऐसे 2 वेक्टर हमें मिल जाएं, यदि किसी वेक्टर के 2 दिए हुए दिशाओं में ऐसे 2 वेक्टर मिल जाएं जिनका संयुक्त प्रभाव दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, आपने अभी साबित किया था ना, इन दोनों का ऐड ये होगा। तो यदि किसी दिए हुए वेक्टर को किन्हीं 2 दिए हुए दिशाओं में ऐसे इसके 2 वेक्टर मिल जाए जिनका संयुक्त प्रभाव इस वेक्टर के बराबर हो, तो ये वेक्टर कहलाएंगे इसके घटक, वियोजित घटक कहलाते हैं, वियोजित घटक, वियोजित घटक, वियोजित घटक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वियोजन, वेक्टर का वियोजन। एक बार फिर से, यदि किसी दिए हुए वेक्टर को किन्हीं 2 दिशाओं में, यदि किसी दिए हुए वेक्टर के किन्हीं 2 दिशाओं में ऐसे 2 वेक्टर मिल जाए उसके, जिनका संयुक्त प्रभाव दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, तो वे दोनों वेक्टर मुख्य वेक्टर के क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, आप, बहुत आसान है। अब आते हैं आगे, देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पर दिए हुए वेक्टर को इन 2 दिशाओं में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, आइए सबसे पहले वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। यहां पर वेक्टर, जो मेन वेक्टर है, मेन वेक्टर के हेड से, मेन वेक्टर के हेड से 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, दी हुई दिशाओं के समांतर रेखाएं खींचनी है। एक इस दिशा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए, और एक इस दिशा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। खींच दिया हमने, ठीक। अब क्या करना है, मैंने बताया था, अब जहां पर ये दी हुई दिशाओं को कट करें वहां डॉट बना देना है। इसके बाद क्या करना है, मेन वेक्टर के टेल से, यहां से कहां तक का, जहां ये काटा हुआ है दिशाओं को, यहां तक एक वेक्टर इधर बना दो, एक वेक्टर इधर बना दो। ये 2 वेक्टर जो होंगे इसके क्या कहलाएंगे, घटक, वियोजित घटक, वियोजित घटक। समझ गए आप। तो वियोजित घटक यहां पर भी आपने निकाल लिया और यहां पर भी कर दिया। यहां पर एक वेक्टर को 2 ऐसे दिशाओं में तोड़े हो जिनके बीच का एंगल अधिक कोण है, यहां पर किसी वेक्टर को ऐसे दिशाओं में तोड़े हो जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग वेक्टर का वियोजन पढ़ चुके हैं। वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को तोड़ते कैसे हैं, डिफिनीशन पढ़ लिए हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं
हमें ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी वेक्टर को दो लंबवत दिशाओं में तोड़ने वाला ये हमको पढ़ना है, ये मीन। तो लंबवत दिशाओं में तोड़ना हो या किसी अन्य दिशा में तोड़ना हो, वो हमारे लिए आसान है तोड़ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए सारा न्यूमेरिकल हमें इसके लिए आएगा एग्जाम में। तो आइए इसको हम देखते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ये वियोजित घटक आते हैं, लंबवत वाले जो आते हैं आपस में, ये घटक वियोजित भाग भी कहलाते हैं। ये वियोजित घटक भी हैं और इनको हम क्या भी कहते हैं, वियोजित भाग भी कह सकते हैं। वियोजित घटक भी है ये और इनका नाम है वियोजित भाग। लेकिन वहां पर आप केवल वियोजित घटक ही बोलेंगे। यहां पर इस घटक को क्या बोलेंगे, सिर्फ वियोजित घटक बोलेंगे, वियोजित भाग नहीं कह सकते। जब किसी वेक्टर को दो लंबवत दिशाओं में तोड़ते हैं तो जो घटक आते हैं उन वियोजित घटकों को वियोजित भाग भी कहते हैं, याद रखेंगे। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला ये वियोजित भाग आ चुका है और ये दूसरा वियोजित भाग आ चुका है। तो देखिए, मान लेते हैं जो ये मेन वेक्टर है इसकी लंबाई तो a है। अब ध्यान सुनिएगा, मेन वेक्टर की लंबाई क्या है, a है। तो इसका ये वाला जो टुकड़ा आया है वियोजित भाग, जिसे आप वियोजित घटक भी कह रहे हैं, ये वाला जो वियोजित घटक है या वियोजित भाग है, इसकी लंबाई मैं मान लेता हूं ax, क्योंकि ये x दिशा वाला टुकड़े की लंबाई है। इस दिशा में जो टुकड़े की लंबाई आई है मान लेते हैं क्या है, ay है, यहां से यहां तक। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या इस वेक्टर a को इन लंबाइयों के टर्म्स में, घटकों की लंबाइयों के, घटकों के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं? वेक्टर a को क्या इन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Z है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो वेक्टर OT बराबर हो जाएगा वेक्टर OS प्लस वेक्टर ST। सही बात है कि गलत? बिल्कुल सही है। अभी आपने दो वेक्टरों को ऐड करना सीखा था, याद होगा। एक वेक्टर OS है, ठीक, उसके हेड से एक दूसरा वेक्टर ये मैंने ड्रॉ कर लिया अपनी तरफ से खुद। मान लिया एक वेक्टर, मान लीजिए यहाँ एक वेक्टर ले लेते हैं। चलो एक वेक्टर ये ले लेते हैं, ये वेक्टर अपनी तरफ से हम ड्रॉ कर रहे हैं भाई, अपनी तरफ से ये वेक्टर हमने ले लिया। नाम बताओ इस वेक्टर का, ST। अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर OS, उसके हेड से दूसरा वेक्टर कनेक्टेड है ST, और फिर पहले के टेल से इसके बाण को, हेड को मिला देने से जो ये वेक्टर आता है वो इन दोनों का क्या होता है, सम। यानी वेक्टर A बराबर हो जाए, वेक्टर OT बराबर हो जाए वेक्टर OS प्लस वेक्टर ST लिख सकते हैं। वेक्टर OT के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A बराबर वेक्टर OS के जगह पर ये वेक्टर आप कैसे बनाएंगे, बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाया गया x डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर कितना होता है, एक लेंथ का वेक्टर i कैप होता है, ठीक है। आपके पास कितने लेंथ का वेक्टर है, आपने माना है ax लेंथ का। इस x दिशा में जो टुकड़ा है इस वेक्टर का, उसकी लेंथ आपने क्या माना है, ax का मतलब मेन वेक्टर का x वाला टुकड़ा, x दिशा वाला टुकड़ा। तो अगर इसकी लंबाई ax है, एक लंबाई का वेक्टर इस डायरेक्शन में i कैप, तो ax लंबाई का वेक्टर कितना बनेगा, एक लंबाई का वेक्टर i कैप, तो ax लंबाई का वेक्टर क्या बनेगा, ax इंटू i कैप। तो ये वेक्टर आप बताइए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर हो जाएगा ax इंटू i कैप, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर। यानी OS वेक्टर के जगह लिख सकते हैं ax इंटू i कैप वेक्टर प्लस ST वेक्टर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, इसकी लेंथ ay है, इसकी लेंथ ay है। अच्छा, इस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का वेक्टर कितना होता है जानते हैं, j कैप, एक लंबाई का वेक्टर j कैप। तो ay लंबाई का वेक्टर कितना होगा, ay इंटू j कैप।
तो ये वेक्टर आ गया कि नहीं, ओजेड आ गया ना। और आप जान रहे हैं ये दोनों वेक्टर एसटी और ओजेड समान वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि लेंथ समान है, दिशा समान है। यानी एसटी की जगह पर ओजेड लिख सकते हैं, ओजेड वेक्टर। अगली लाइन में बताओ, वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा, ax आई कैप, तो ऐसे ही रहने दो, OS तो यही है। मुझे बताओ ओजेड की जगह पर क्या लिख सकते हो, ay जे कैप लिख सकते हो, ay जे कैप। तो ये बताओ मेन वेक्टर को आपने किस में लिख लिया, मेन वेक्टर को आपने इसकी लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई में आई कैप लगाना है, प्लस लगाना है, फिर दूसरे टुकड़े की लंबाई में क्या लगा देना है, जे कैप। तो मेन वेक्टर बन जाएगा। मेन वेक्टर ए बराबर क्या आ गया दोस्तों, मेन वेक्टर ए बराबर जो x डायरेक्शन में टुकड़ा है उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, आई कैप, प्लस जो y डायरेक्शन में टुकड़े की लंबाई है उसमें क्या लगाते हैं, जे कैप, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेन वेक्टर आ जाता है। याद रखिएगा, आपको कभी कभी कोई वेक्टर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, और जब ऐसे लिखा हुआ आएगा तो याद रखना, ऐसे लिखा हुआ आए और कोई पूछे, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, कोई पूछे ये ax क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, तो बताना आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो मेन वेक्टर का x दिशा वाला वियोजित घटक है, घटक की लंबाई है। और ay जो जे कैप का कोफिशिएंट गुणांक है वो क्या है, वो मेन वेक्टर का y दिशा वाला घटक की लंबाई है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, ax x दिशा का घटक, x दिशा का घटक है, और ay क्या है, ये y दिशा का घटक है। j कैप का गुणांक क्या होता है, y दिशा का घटक। k कैप का गुणांक, i कैप का गुणांक क्या होता है, x दिशा का घटक। तो किसी वेक्टर को हम i j में भी लिखा हुआ एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर अगर आपको लिखा हुआ एग्जाम में ऐसे आ जाए और आपसे पूछे इस वेक्टर का मुझे x दिशा वाला टुकड़ा का वियोजित भाग की लंबाई बताओ, तो 2 बताना। आई कैप का गुणांक ही तो कहलाएगा x दिशा वाला वियोजित घटक। x दिशा वाला घटक की लंबाई क्या है, ax। ax का मतलब आई कैप का गुणांक, ax का मतलब आई कैप का गुणांक। आई कैप का गुणांक ही तो x टुकड़ा की लंबाई है, और j कैप का जो गुणांक होता है, j कैप का गुणांक, ये देखो j कैप के आगे जो होता है वो होता है y वाले टुकड़े की लंबाई, y दिशा वाले घटक की लंबाई। समझ गए। अब आते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है ये रूल याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, वेक्टर जो मेन वेक्टर ए है, इस मेन वेक्टर का हम 2 चीज जानना चाहते हैं। एक तो इसका परिमाण, इसका क्या जानना चाहते हैं दोस्तों, परिमाण। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड हमें ए, इसके मैग्नीट्यूड, पहले टुकड़े के मैग्नीट्यूड और दूसरे टुकड़े के मैग्नीट्यूड ए वाई, ax और ay, पहले टुकड़े की लंबाई ax, दूसरे टुकड़े की लंबाई ay, मेन वेक्टर की लंबाई a, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो मेन वेक्टर का जो परिमाण है a, ये मुझे इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयों के पदों में सूत्र बनाना है। तो आओ a का सूत्र बनाया जाए, बहुत आसान है। आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो हम अगल बगल के कोणों का योग 180 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अच्छा ये एक वर्ग है, बेसिकली वर्ग, सॉरी -3, ये वर्ग नहीं, आयत तो होगा ही होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर और 90-90 है समांतर का। ठीक, अच्छा एक चीज ये बताइए, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, बिल्कुल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल में कर्ण पर का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण पर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार की लंबाई क्या है ax, ax का वर्ग, धन लंब की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई हूबहू इतनी है ay, ay का वर्ग। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, a की वैल्यू क्या आ गई, बताओ इसकी लंबाई क्या आ गई, इन दोनों के पदों में क्या आ गई इसकी लंबाई। a बराबर हो जाएगा वर्ग का उल्टा स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट अंडर रूट ax स्क्वायर और प्लस ay स्क्वायर। बट आप इसे वर्ड में याद रखें तो बहुत अच्छा है। a बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट
किसी मीन वेक्टर की लंबाई, मीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसके x वाले टुकड़े के स्क्वायर, y वाले टुकड़े की लंबाई का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर। वर्ड में कैसे याद करोगे? ax क्या है, कौन बताएगा? ax है i कैप का कोफिशिएंट। ax क्या है? मीन वेक्टर में i कैप का कोफिशिएंट, तो ax क्या है? i कैप कोफिशिएंट, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। ay क्या है? j का, मेन वेक्टर में j कैप का कोफिशिएंट, ay मेन वेक्टर में किसका कोफिशिएंट? j कैप कोफिशिएंट, उसका क्या करना है? स्क्वायर, और उसके बाद दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर रूट लीजिए। तो मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। अब मेन वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड भी है, निकल आया। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दिशा कैसे निकालते हैं? फिर वही, किसी वेक्टर की दिशा या तो x एक्सिस से बता सकते हैं या y एक्सिस से, या पहले वाले टुकड़े से या दूसरे वाले टुकड़े से। पहले वाले टुकड़े से बताना है, मान लेते हैं पहले वाले टुकड़े से ये कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? अल्फा। तो चलो ये अगर पहले वाले टुकड़े से अल्फा बना रहा है तो यही अल्फा निकालना है। इसी ट्रायंगल में tan अल्फा लगा दो। चलो भाई, tan अल्फा बराबर क्या होता है बोलो? tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब की लंबाई ay, बड़े आराम से ले, बटे आधार की लंबाई ax। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ay बटा ax। बट आप इसे वर्ड में याद रखिए, अल्फा बराबर क्या आ गया दोस्तों? अल्फा बराबर tan इनवर्स ay अपॉन ax। कौन लड़का बताएगा? ay क्या है दोस्तों? ay जो है मेन वेक्टर का y दिशा वाला टुकड़ा है, या ay क्या है? j कैप का कोफिशिएंट, मेन वेक्टर में j कैप का कोफिशिएंट, तो j कैप का गुणांक, और ax क्या है? मेन वेक्टर में ax क्या है? i कैप का गुणांक। अगर आपको ये चीज पता, कोफिशिएंट, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। चलो i कैप कोफिशिएंट, ठीक। जहां ये अल्फा जो आता है याद रखना, tan इनवर्स j कैप का कोफिशिएंट ऊपर रहेगा, i कैप का कोफिशिएंट नीचे रहेगा मेन वेक्टर में जो है, ठीक है। तो जहां अल्फा क्या है याद रखना, x वाले डायरेक्शन से एंगल, अल्फा क्या है? एंगल फ्रॉम x एक्सिस, एंगल फ्रॉम x एक्सिस, याद रखना। अगर x एक्सिस से एंगल यानी दिशा बता रहे हो, दिशा आप निकाल रहे हो किस एक्सिस से? x एक्सिस से, तो y वाला j कैप वाला कोफिशिएंट ऊपर रहेगा और i कैप वाला x डायरेक्शन वाला कोफिशिएंट नीचे रहेगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे लिखते हैं? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेन वेक्टर का, जैसे ये वेक्टर आ गया एग्जाम में, तो मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? अंडर रूट i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कर दो। और मेन वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? अगर x एक्सिस से डायरेक्शन बतानी है अल्फा, तो tan इनवर्स y कैप वाला को j कैप वाला कोफिशिएंट ऊपर लिखेंगे, x डायरेक्शन वाला कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे। उल्टा करते हैं, अगर x एक्सिस से एंगल बता रहे हो, x एक्सिस से एंगल बता रहे हो, तो x वाला एंगल नीचे, x वाला कोफिशिएंट नीचे, x i कैप वाला कोफिशिएंट नीचे। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं किसी वेक्टर का दो परस्पर लंबवत दिशाओं में जब आपने वियोजन कर दिया, तो जो टुकड़े आए हैं इनका परिमाण ज्ञात करना है। ये तो आप बहुत आसान है ज्ञात करना, देखिए ध्यान से। अब आपको क्या सवाल क्या है समझिएगा। ये वेक्टर है मेन वेक्टर, इसका परिमाण a है। आपसे पूछ रहे हैं इसका इन दो दिशाओं में, दो परस्पर लंबवत दिशाओं में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुकड़े किए गए। कर दीजिए टुकड़े। टुकड़े कैसे बनाते हैं आपको फिर समझाना पड़ेगा क्या। इसका पहला टुकड़ा बनाने के लिए इस डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, जहां पे ये कट किया यहां पर डॉट बना देंगे। इसके बाद अब मेन वेक्टर के टेल से यहां तक एक वेक्टर बना देंगे,
ये पहला टुकड़ा हो जाएगा, यहां तक एक वेक्टर बना देंगे, ये चौथा टुकड़ा हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा दोस्तों, बन गया, दो टुकड़े हो गए। यही दोनों इसके क्या है, वियोजित भाग, वियोजित घटक है, इसके वियोजित भाग भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये घटक लंबवत है आपस में। ठीक है, तो ये वियोजित घटक है। आगे वियोजित घटक, अब मुझे बताना है अगर इसकी ये मैग्नीट्यूड मालूम है, मीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है और ये एंगल दिया रहेगा एग्जाम में, तो बताओ ये वाला टुकड़ा की लेंथ बतानी है कितनी होगी। बहुत आसान है। तो अब और ये वाले टुकड़े की भी लेंथ बतानी है। देखो बहुत आसान है, डेरिवेशन कर दे रहे हैं, सॉरी डेरिवेशन करने पे क्या होगा, देखो मान लेते हैं इस टुकड़े, अच्छा इस टुकड़े की लेंथ क्या मानते हैं, ax। अच्छा इस वाले टुकड़े की लेंथ क्या मानते हैं, ay। आओ मुझे ax निकालना, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, गिवन एंगल दिया है, इधर वाली साइड से एंगल दिया, इधर वाली साइड से एंगल शो हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि निकाल सकते हैं। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, टोटल 90 है ना, तो अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो आइए इधर वाला लेंथ निकालना है, इधर साइड से एंगल हम लेके चल रहे हैं, याद रखिए इधर साइड से एंगल अल्फा लेके चल रहे हैं। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, आप इसमें लगा दीजिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में लगा दीजिए क्या, हाइपोटेनियस मालूम है, कर्ण, आधार निकालना है, कॉस लगा, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ax, हाइपोटेनियस क्या है a, तो ax क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ ax बराबर, ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई, a cos अल्फा। आ गया समझ में, हमें ये टुकड़ा आ गया, बताओ ये कितना आ गया, a cos अल्फा, इस अल्फा में क्या लग गया cos। ऐसे ay कैसे निकालोगे, ये ay है तो ये भी ay होगा, लगा दो इस ट्रायंगल में, आपकी लंब निकालना है, नॉर्मल निकालना है, और हाइपोटेनियस मालूम है, साइन अल्फा लगा दो। साइन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ay अपॉन a, ay अपॉन क्या a, तो ay बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ay बराबर हो जाएगा a साइन अल्फा। तो बताओ ay की जगह पर क्या लिखें, बताओ ay की जगह पर क्या लिखें, a साइन अल्फा। अब आपको लॉजिक से याद करना पड़ेगा, लॉजिक एक समझ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर कोई वेक्टर है उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुकड़ों की लंबाइयां मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जिधर से एंगल तुमने दिखाया है उधर साइड में उस एंगल का क्या लगा के टुकड़ा बताओगे, कॉस, ए में कॉस लगा दो इस एंगल पे, कॉस अल्फा, और जिधर से एंगल नहीं दिखाए हो इसी एंगल का ये वाला इस टुकड़ा बताने के लिए ए साइन लगा के बताना, ए साइन अल्फा। अब एक एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं, मान लीजिए ए मेन वेक्टर है और इस मेन वेक्टर की लेंथ है 5 और आपसे कहें ये एक्स एक्सिस वाला एक टुकड़ा है, मान लीजिए इधर वाला टुकड़ा एक एक्स एक्सिस वाला टुकड़ा है और ये वाला आपने टुकड़ा बनाया वाई वाला, तो बताओ ये एंगल 30 है, चलो तो ये वाला टुकड़ा कितना होगा 5 cos 30, इधर से एंगल शो कर रहे हो, जिधर एंगल रहेगा उधर वाले में cos लगाना, और जिधर एंगल नहीं है, जिधर से दूर है एंगल उधर वाले में 5 का क्या लगाना, साइन, 5 साइन 30, 5 साइन 30। बात को समझ चुके होंगे आप, ये खत्म हुआ। आइए क्वेश्चन करते हैं, कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये इस वेक्टर का x डायरेक्शन में वियोजित जो x दिशा वाला जो टुकड़ा है उसका मैग्नीट्यूड, भैया x दिशा वाले टुकड़े का मैग्नीट्यूड मतलब i कैप का गुणांक ही तो होता है, अभी तो बताया था, भूल गया। x दिशा वाले टुकड़े की लंबाई जो होती है वो i कैप का गुणांक होता है। मेन वेक्टर का x वाला टुकड़ा की लंबाई कौन होता है, x वाले टुकड़े की लंबाई कौन होता है, जो i कैप के बगल में हो, तो i कैप के बगल में कौन है 3, तो बताओ ax की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। ये ax i, इसको आप या तो कंपेयर कर लो, वेक्टर a बराबर आप लिखते क्या हैं, जब दो डायरेक्शन में तोड़ते हो x y में, तो ax i कैप प्लस ay j कैप, तो आप बताइए i कैप सेम है, तो ax बराबर 3, ax बराबर 3,
ए वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, वाई दिशा वाले टुकड़े की लंबाई, जे कैप का गुणांक ले ले भाई 4। अब इस वेक्टर का परिमाण बताना है, मेन वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण का फार्मूला पढ़ाए तो थे अंडर रूट, मेन वेक्टर का परिमाण अभी तो पढ़ाए थे, भूल गए आप। मेन वेक्टर का परिमाण ए बराबर अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मेन वेक्टर में आई कैप के कोफिशिएंट ax का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट ay का स्क्वायर। तो आओ यहाँ पर a निकालना है, तो a बराबर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 25 और ये 5। मेन वेक्टर की लंबाई क्या हो जाएगी 5। इस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश बताना है, मेन वेक्टर की दिशा में। तो इकाई सदिश किसी वेक्टर की दिशा में कैसे निकालते हैं, ए कैप का फार्मूला होता है, वो वेक्टर ले लो और अपान उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर ए कितना है बताओ 3i कैप प्लस 4j कैप अपान उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो तो है 5, तो ये आ गया आपका ए कैप। इस वेक्टर की दिशा बतानी है, तो दिशा का मतलब चलो x एक्सिस से एंगल हम बताने जा रहे हैं, एंगल फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से एंगल बता दो, वही दिशा हो जाएगी, यही दिशा है। दिशा का मतलब x एक्सिस से कोण बता दो। x एक्सिस से कोण अल्फा कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर का x एक्सिस से कोण कितना होगा tan इनवर्स, x से कोण बताना तो x माने i कैप वाला कोफिशिएंट नीचे रहेगा, 3 नीचे रहेगा और ये tan इनवर्स। बात समझ चुके होंगे, दिशा हो गई आपकी। अब इस वेक्टर को अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत आसान है भैया, ये वेक्टर बनाना है, कैसे बनाओगे, ये वेक्टर दो वेक्टरों का एडिशन है, कै वेक्टरों का जोड़ है, दो वेक्टर, ये भी एक वेक्टर अपने आप में 3i कैप, ये भी अपने आप में एक वेक्टर है। चलो अगर बनाना हो इस वेक्टर को कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये खींचो, 3i का मतलब x डायरेक्शन में कितनी लंबाई का 1 2 3 लंबाई का ये जो वेक्टर है यही क्या हो गया 3i, इधर की हो। 4j अलग से ड्रॉ कर लो, 4j कैसे होगा y डायरेक्शन में 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4j के। अब दोनों वेक्टरों को ऐड करना है, ऐड कैसे करते हैं, पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो 1 2 3, इसके हेड से दूसरा कनेक्ट कर दो जिस डायरेक्शन में है, 1 2 3 4, ये 4j हो गया, ये 3i हो गया। अब दोनों को ऐड करने का मतलब पहले के उच्च से टेल से दूसरे के हेड को मिला दो, ये जो आएगा वो इन दोनों का सम होगा, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप और दिस इज मेन वेक्टर ए, यही है, समझ गए। इसका x दिशा वाले टुकड़े की लंबाई कितनी है 3 है, y दिशा वाले टुकड़े की लंबाई कितनी है 4 है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 4, ये 5 आएगा, सही है, ठीक है। आगे चलो, कोई बल 100 न्यूटन का हो, x अक्ष से 100 न्यूटन का बल है, मान लीजिए कितने न्यूटन का बल है 100 न्यूटन का, वो x अक्ष की दिशा से कितने कोण पर है 60 अंश के कोण पर है। इस बल के क्षैतिज घटक बताना है, ऊर्ध्वाधर घटक, तो पहले घटक बनाओ, तो कैसे बनाते हैं, मैं इसके ऊर्ध्वाधर इस डायरेक्शन में घटक और x दिशा वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक बताने हैं, तो कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले मेन वेक्टर के बाण से हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे समांतर, फिर इसके टेल हेड से इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे, जहां काटेंगे एक वेक्टर, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, ये मेन वेक्टर है, ध्यान रहे। इसका ये वाले टुकड़े का क्षैतिज वाला और ऊर्ध्व दोनों टुकड़ों की हमें लंबाई बतानी है, अभी तो पढ़ाया था। ये वाले टुकड़े की लंबाई कैसे आएगी, 100 में इधर का एंगल आप लेके चल रहे हो, लेके चलो, तो इधर वाले के लिए कैसे, ये टुकड़े की लंबाई क्या होगी 100 cos 60, और ये वाले टुकड़े की लंबाई क्या होगी, इस वाले एंगल में क्या लगाओगे साइन, इधर से दूर है ना ये एंगल, इधर से पास है, इधर एंगल है तो cos लगेगा, इधर नहीं है तो साइन लगेगा, 100 sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी ये 2 से ये कैंसिल, तो ये टुकड़ा आ गया 50√3, और ये वाला टुकड़ा कितना आ जाएगा 100 cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी 50। तो ये दोनों टुकड़े यही है, क्षैतिज घटक की वैल्यू और ऊर्ध्व घटक। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, एक बल क्षैतिज से 60 अंश का कोण होता है, ये रहा एक बल
और ये क्षैतिज डायरेक्शन से कितना कोण बना रहा है 60 अंश। यदि इसका क्षैतिज घटक, चलो भैया इसके घटक बना लो जल्दी से, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक बनाओ, दो लंबवत दिशाओं में तोड़ना है। चलो सबसे पहले इसके ये मान लो ये ऊर्ध्वाधर दिशा है y एक्सिस और ये x एक्सिस। चलो तोड़ो इसको, कैसे तोड़ोगे? इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन, यहाँ एक वेक्टर बन गया, एक यही दोनों टुकड़े हैं इसके, ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्व घटक। चलो बताओ कैसे बताना है? क्या बताया है? क्षैतिज घटक 40 दिया और ये बल कितना है? एक बल क्षैतिज से 60 अंश पर, बल कितना है पता नहीं, मान लो ये मेन बल क्या है F, और ये क्षैतिज घटक कितना दिया है 40, ऊर्ध्व घटक पूछा है, ये वाला पूछा है। चलो ये निकाला जाए, बहुत आसान है। देखो कैसे, पहले बताओ F का ये वाला घटक क्या होना चाहिए। अगर ये F है, ये 60 अंश है, तो F का ये वाला घटक क्या होगा? F cos 60। क्या होगा? F cos 60। इधर वाले बल, मेन बल की लंबाई F, तो इसका इधर वाले टुकड़े की लंबाई क्या होनी चाहिए? लॉजिकली पढ़ाया है, इधर cos लगेगा, F cos 60। इधर वाले टुकड़े की लंबाई क्या होगी? F cos 60। और कितना दिया है F cos 60? 40। सॉल्व करो इसे, cos 60 की वैल्यू 1/2, इधर 40, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 40 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर 80। लो मेन बल आ गया, मेन बल आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये वाला फोर्स निकालना, ये वाला टुकड़ा निकालना हो तो F में क्या लगा देते हैं? इधर वाला निकालना हो cos, तो इधर वाला निकालना हो, इधर वाला एंगल का साइन, तो F sin 60। ये क्या हो जाएगा? F sin 60। F की वैल्यू आप तो बता दो भाई, 80 आ चुकी है, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना आ जाएगा? 40√3। तो ये हो गया आपका ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों की आ गई है आपकी वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यदि एक सदिश वेक्टर A और दूसरा सदिश वेक्टर A प्लस वेक्टर B, दो आपके पास सदिश है, तो पहला सदिश वेक्टर A है और दूसरा सदिश वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, दो आपके पास सदिश हैं और उनके x और y घटक, तो A के x घटक के मान दिया है, इसके x घटक, इसके x घटक का मान दिया है, x वाले टुकड़े की लंबाई इसकी जो है वो 4 है और इसके y वाले टुकड़े की लंबाई क्या है वो भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 6। इसी तरह इस वाले सदिश के x वाले टुकड़े के जब इसको तो कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर r है, कोई एक वेक्टर, इसका जब x वाला टुकड़ा किया गया, दो टुकड़े किए गए x में और y में, तो x वाले टुकड़े की लंबाई कितनी है? 10 और y वाले टुकड़े की लंबाई कितनी है? बहुत सरल सवाल है, y वाले टुकड़े की लंबाई 9 है। तो अब आइए पहले यहाँ पर, अगर आपको वेक्टर A का x वाले टुकड़े की लंबाई 4 दिया है और y वाले टुकड़े की लंबाई 6 दिया है, तो वेक्टर A कैसे लिखते हैं मैंने बताया था। इसी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? उसके x वाले टुकड़े में i कैप लगा देते हैं प्लस उसके y वाले टुकड़े की लंबाई में, याद है कि नहीं ये डायग्राम, ये देखिए ये रहा, y वाले टुकड़े में ay में j लगाते हैं, x वाले टुकड़े में i लगाते हैं, तो मेन वेक्टर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज करना है आपको, x वाले टुकड़े में i कैप लगा दो, y वाले टुकड़े में क्या लगा दो? j कैप लगा दो, बन गया वेक्टर A। अब आ जाइए, इसी तरह ये वेक्टर कैसे बनेगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B कैसे बनेगा? भैया इसके x वाले टुकड़े में क्या लगा दो? i कैप, y वाले टुकड़े में क्या लगा दो? j कैप, बन गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B भी पता चल गया और वेक्टर A भी पता चल गया, जो अभी तक नहीं पता थे। अब क्या पूछा है? वेक्टर B के x और y घटक बताने हैं, तो चलो पहले वेक्टर B निकाल लिया जाए, बड़ा सिंपल है। वेक्टर A प्लस B, वेक्टर A ये है, ठीक है, वेक्टर A की वैल्यू ये रख दो, यहाँ पर रखो वेक्टर A की वैल्यू क्या है? वेक्टर A की जगह रख दो 4i कैप और प्लस 6j कैप, आ गया वेक्टर A, और प्लस वेक्टर B बराबर क्या दिया है? 10i कैप प्लस 9j कैप। अच्छा एक काम करो, वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 4i उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10i में से कितना बचा? 6i, और ये प्लस 6j उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से कितना बचा? 3j। वेक्टर B आ गया।
वेक्टर बी पूछा था ना, वेक्टर बी नहीं, वेक्टर बी का एक्स वाला टुकड़ा, आई कैप का गुणांक ही तो एक्स वाला टुकड़ा होगा, तो एक्स वाले टुकड़े की लंबाई बताओ, एक्स वाले टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई 6 और वाई वाले टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई वेक्टर बी के 3 मानी जाएगी। और पूछा क्या वेक्टर बी की दिशा भी बता, वेक्टर बी का परिमाण बताना है, वेक्टर बी का परिमाण माने बी बताना है, बी कैसे आएगा अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। और वेक्टर बी की दिशा माने अल्फा पूछा है, वेक्टर बी का एक्स एक्सिस से एंगल दिशा अल्फा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स x एक्सिस से एंगल है, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स y जे कैप का कोफिशिएंट ऊपर रहता है और x आई कैप का कोफिशिएंट नीचे, तो ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2। तो दोस्तों ये दिशा हो गई, परिमाण हो गया, उसके x टुकड़े की लंबाई हो गई, y दिशा वाले टुकड़े के घटक की लंबाई हो गई, ये 4 चीज पूछा था, हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।